हाय फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल द जीनियस वर्ल्ड आजमगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और आज हम समझेंगे कोशिकाओं के में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं तथा इनके कार्य क्या क्या होते हैं। इसकी आज हम लोग सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग इसको कल से विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। आज एक सामान्य जानकारी कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी संरचना कैसी होती है और उसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये प्लांट कोशिका का है, यानी पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसका संरचना ये है। और ये जंतु कोशिका का फिगर है, जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल है। और ये प्लांट सेल का फिगर है। अगर हम बात करें प्लांट सेल में तो इसके सबसे ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसका नाम होता है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट कोशिका में पाई जाती है, जो निर्जीव होती है और बहुत ही मोटी होती है, यानी कड़ी होती है, कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति का कार्य जो मुख्य यानी मेन कार्य होता है, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसलिए कोशिका भित्ति होती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। और कोशिका के का जो संरचना है इसी पे डिपेंड करती है, यानी कोशिकाओं का जो आकार और आकृति है, जिस आकार की कोशिका भित्ति रहेगी उसी आकार की कोशिकाओं की आकृति और आकार रहेगा। इसके नीचे ये आपकी ये वाली जो लेयर है इसके हम कहते हैं कोशिका भित्ति। इसके नीचे ये जो लेयर है, ये वाली ब्लैक से जो दिख रही है, ये इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली जो होती है, इसका मुख्य काम जो होता है, सिर्फ परिचय आज करेंगे हम लोग, इसके बारे में डिटेल अध्ययन कल से किया जाएगा। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये ब्लैक वाली, इसका मुख्य कार्य जो होता है, जितने भी ये साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य, ये पानी के रूप में जो कोशिका द्रव्य भरा है, इसी को ये बाउंड की रहती है, यानी इसी को घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य यह होता है कि जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है, उसे चारों ओर से ये घेरे रहती है, ये घेरे हुई। और जो ये कोशिका भित्ति होती है, ये तो सिर्फ पौधों में पाई जाती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है, ये देखिए प्लांट और जंतु, ये एनिमल है, इसमें भी जो ये बाहर वाली है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये जंतुओं और पौधों दोनों में पाई जाती है। और ये सजीव होती है और ये सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य। इसके पहले जो कोशिका भित्ति थी ये पारगम्य थी और हार्ड यानी कठोर थी। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब अर्ध पारगम्य होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रहती है। और उसके बाद जो बाहर बात करें कोशिका, इसमें कोशिका की बात करें तो इसमें सबसे मुख्य अंग जो होता है ये केंद्रक होता है। ये जो बना हुआ है केंद्रक, कोशिका का सबसे मुख्य अंग जो होता है केंद्रक होता है। यहाँ है और यहाँ भी ये केंद्रक बना हुआ है। जो केंद्रक होता है इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको हम बता दें। केंद्रक की जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड, एक पौधा होता है, आर्किड के रूट में की थी, ये इसकी। और जो केंद्रक होता है इसको मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं, ये इसको मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं। और जो पूरी कोशिका होती है, कोशिका के जितने भी कार्य होते हैं सबका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक कहता है। इसीलिए इसे हम नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक केंद्रक को कहा जाता है और कोशिका का मास्टर भी केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का हेड जो है, जैसे कि हेड होता है, कोशिका का हेड जो होता है वो भी क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अंदर 3-4 संरचनाएं पाई जाती है। पहला कि ये जो चारों ओर से घेरे है इसको हम कहते हैं, ये देखिए यहाँ घेरे हुए है, जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे हुए इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये हो गया। इसके अंदर कुछ द्रव भरा हुआ है, केंद्रक के अंदर कुछ द्रव के रूप में भरा हुआ है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर एक ब्लैक यहाँ स्पॉट दिख रहा है, इसको हम जो एक ब्लैक वाला है इसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो रेड वाला यहाँ दिख रहा है, रेड यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, इसको हम कहते हैं गुणसूत्र कह सकते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमैटिन तंतु कहते हैं। यही जब मोटे हो जाते हैं तो गुणसूत्र बना देते हैं। क्रोमैटिन तंतु जब कोशिका विभाजन के समय में कंडेंसेंस हो गया, सिकुड़ कर मोटे हो जाते हैं तो उसी को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ इसको हम लोग क्रोमैटिन तंतु के नाम से जानते हैं। ये हुआ केंद्रक के बारे में। अब इसके बाद केंद्रक के बाद ये केंद्रक के बाहर कुछ दिख रहा है, ये वाला जो ये है, ये केंद्रक के बाहर
इसको हम लोग कहते हैं अंतःप्रदेबीय जालिका, इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदेबीय जालिका जो होती है, ये वाली जो है, ये इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। अंतःप्रदेबीय जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। और अंतःप्रदेबीय जालिका जो होती है कोशिका का स्केलेटन बनाती है, यानी कोशिका का कंकाल बनाती है। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? तो अंतःप्रदेबीय जालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अंतःप्रदेबीय जालिका दो प्रकार की होती है। एक स्मूथ अंतःप्रदेबीय जालिका, यहाँ जो बनी हुई है ये स्मूथ अंतःप्रदेबीय जालिका होती है, क्योंकि इसके बाहर देखिए ये दो, ये है, ये भी है, ये दोनों अंतःप्रदेबीय जालिका, ये है अंतःप्रदेबीय जालिका, ये इसके चारों तरफ जो दाने दाने हैं, इसलिए रफ यानी खुरदुरी है, इसलिए खुरदुरी अंतःप्रदेबीय जालिका। और ये चिकनी है, स्मूथ है, इसे स्मूथ अंतःप्रदेबीय जालिका या चिकनी अंतःप्रदेबीय जालिका। तो अंतःप्रदेबीय जालिका दो होती है, एक स्मूथ अंतःप्रदेबीय जालिका यानी चिकनी अंतःप्रदेबीय जालिका, और दूसरी खुरदुरी। ये खुरदुरी है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते उसके ऊपर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद बात आती है, यहाँ पर देखिए संरचना बनी हुई है, इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा था, दो आवरण, एक आवरण ये है, एक ये। माइक्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसकी खोज कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में की थी। पेशियां होती हैं रेखित, अरेखीय, हृद, जो रेखित पेशियां होती हैं उसी में माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी, तथा इसका नाम माइक्रोकॉन्ड्रिया किसने रखा था? सी बेंडा ने रखा था। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है शरीर को यानी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन होता है, इसीलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जब कोशिकीय श्वसन होता है तो वहाँ एटीपी का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो एटीपी में बांड के रूप में संचित रहती है, बंध के रूप में एटीपी में संचित रहती है। इसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह और इसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, एटीपी को। ये हुई माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में बात। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये यहाँ पर देखिए एक बड़ी सी संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली एक बड़ा सा कोशिकांग है, इसे हम रिक्तिका के नाम से जानते हैं। ये खाली रहती है, इसमें जल और भोजन जो होता है इसका भंडारण होता है यानी संचय होता है। ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी पौधों में बड़ी सी पाई जाती है, और इस रिक्तिका में जल का और भोजन का संचय होता है। इसके बाद इसकी बात करें राइबोसोम की, यहाँ पर राइबोसोम बना हुआ है और यहाँ भी है राइबोसोम। राइबोसोम की जो खोज की थी पैलाडे ने की थी, जॉर्ज पैलाडे जो थे वो राइबोसोम की खोज किए थे। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहता है, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है या प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनल्स है, ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। देखिए यहाँ पर दो झिल्ली पाई जाती है, लवक के ऊपर हरित लवक या लवक जिसके ऊपर भी दो झिल्ली है, इसके ऊपर भी, और बाकी कुछ सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी दो झिल्ली। लेकिन जो ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, इसीलिए पूछा था अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन कि राइबोसोम जो होता है नेक्ड होता है यानी नंगा होता है, यानी इसके ऊपर कोई भी झिल्ली या कोई भी आवरण नहीं पाया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो राइबोसोम होता है ये पूरी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, यानी सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है? तो राइबोसोम। अगर पूछा जाएगा कोशिका में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन सा है? तो केंद्रक। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग केंद्रक होता है, और सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? राइबोसोम होता है। रिक्तिका, वैसे तो केंद्रक से बड़ी रिक्तिका यहाँ दिखाई दे रही है, बट जो रिक्तिका ऐसे कोशिकांग में इसकी गिनती नहीं की जाता है, क्योंकि सिर्फ पानी का, जल का और भोजन का ये सिर्फ भंडारण काम करती है, तो इसको हम लोग कोशिकांग में गिनती नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक है। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। अगर केंद्रक की बात न किया जाए तो इसके अलावा सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है ये हरित लवक या लवक होता है। केंद्रक की बात हटा जाए, केंद्र पर विकल्प न रहे, तो उसके बाद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? हरित लवक होता है।
सबसे बड़ा केंद्रक होता है, उसके बाद हरित लवक होता है और सबसे छोटा राइबोसोम। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं गाल्जी काय का। यहाँ गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी, और गाल्जी काय यहाँ भी पाया जाता है। गाल्जी काय मतलब पौधों में भी गाल्जी काय पाया जाता है और जंतुओं में भी गाल्जी काय पाया जाता है। गाल्जी काय का जो मेन कार्य है, कौन से पदार्थ कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे उनको रास्ता प्रदान करना है, कोशिकांगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है, उनकी देख रेख करना है। इसीलिए गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहता है, गाल्जी काय का, यानी यातायात पुलिस जो होता है गाल्जी काय को कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया है गाल्जी काय। इसके बाद अगर बात करें इसमें प्लांट कोशिका में, तो हरित लवक आता है। जो हरित लवक होता है सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतु में कहीं भी हरित लवक नहीं है। यानी जंतु की कोशिका में हरित लवक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और किसमें उपस्थित होता है, सिर्फ प्लांट यानी पौधों की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक की जो खोज की थी सिम्पर ने की थी। हरित लवक की खोज किसने की थी, सिम्पर ने की थी। जो हरित लवक होता है ये प्रकाश संश्लेषण करके पौधों में भोजन बनाने का काम आता है। हरित लवक की सहायता से पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर पौधे इसकी उपस्थिति में, हरित लवक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पौधे के हरे भागों में पाया जाता है हरित लवक, जैसे तना हुआ, पत्तियां हुई, वहां पर ये पाया जाता है। और किसमें सहायता करता है, भोजन के निर्माण में सहायता करता है। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि हरित लवक सिर्फ किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। अब जंतु कोश का अगर बात किया जाए तो पौधों के जो ऑर्गेनल्स है यानी कोशिकांग है, उसके अलावा इसमें कोशिकांग पाया जाता है जंतु कोशिकांग, जिसका नाम होता है तारककाय। तारककाय सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और तारककाय जो होता है ये कोशिका विभाजन के समय यानी सेल डिवीजन के समय ये मदद करता है। सेल डिवीजन के समय जो मदद करता है उसे तारककाय कहते हैं। ये कोशिका विभाजन में बहुत मदद करता है। अगर एक और संरचना की बात किया जाए जो यहाँ भी है, दिख रहा है यहाँ और यहाँ, ये जंतु और पौधे दोनों में पाया जाता है, जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। और इसे कोशिका का एटम बम भी कहता है। कोशिका का एटम बम भी लाइसोसोम को कहता है, क्योंकि कभी कभी लाइसोसोम अपने ही कोशिकाओं पर डिस्पोजल हो जाता है, अपने ही कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको कई नामों से जानते हैं। जैसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं लाइसोसोम को, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और लाइसोसोम को डिस्पोजल यूनिट भी कहते हैं। तो ये हो गया जंतु कोशिका और पादप कोशिका का जो सामान्य परिचय है। कल से इसके बारे में एक एक, जैसे कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, एक एक करके पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। और थोड़ा समझ लेते हैं कि जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका में मेन अंतर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। तो जंतु कोशिका में अंतर समझिए, जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है, या तो बहुत छोटी होती है या तो नहीं होती है। जबकि प्लांट की कोशिका में एक बड़ी, देखिए यहाँ पर रिक्तिका है, रिक्तिका पाई जाती है जो स्टोरेज का काम करती है, यानी संग्रहण का काम करती है भोजन और जल की। और दूसरा अंतर जो इसमें केंद्रक होता है किनारे पर होता है। जो पौधों की कोशिका होती है यानी प्लांट सेल होती है, इसमें जो केंद्रक होता है, देखिए एक साइड है यहाँ किनारे पर, लेकिन जो जंतु कोशिका केंद्रक है ये बीचों बीच में स्थित होता है। पूरी कोशिका का जहाँ मध्य है वहाँ स्थित होता है, और उसका केंद्रक यहाँ किनारे पर स्थित होता है। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर ये होता है कि पौधों की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये तीसरा अंतर। चौथा अंतर ये हुआ कि पौधों की कोशिका में तारकाय नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट कोशिका में तारकाय पाया जाता है। यहाँ तारकाय है। और एक और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट अंतर ये है कि पौधों की कोशिका में सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल अध्ययन करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में विस्तार से।